बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, उनके हवाले से हुकूमत ने एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है और उस पर पूरे मुल्क के अंदर उनके न सिर्फ उनके फैमिली की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से, पॉलिटिशियन की तरफ से काफ़ी सारे सवालात उठाए गए हैं। और दूसरा, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से आगे उनका प्लान क्या है, क्या होने वाला है, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अभी रास्ते में रश की वजह से, लोगों की ज़्यादा तादाद में शिरकत की वजह से उनके जो मोमेंट है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है और अभी ये 10-11 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। तो ये दोनों मौज़ूआत है। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ने एक रिटायर्ड जज और कुछ उनके अपने सरकारी ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है और ये कमीशन अरशद शरीफ शहीद के शहादत के हवाले से तहकीकात करेंगे। लेकिन उस पर काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं और लोग क्यों उस पर सवालात उठा रहे हैं। न सिर्फ उनके वालिदा साहिबा की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि सहाफ़ियों की तरफ से, पॉलिटिशियन की तरफ से भी इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया है। देखिए, अरशद शरीफ शहीद का जो केस है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। सबसे पहले सवाल ये है कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल इदारों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की हिमायत की गई है। जब फौज की तरफ से ये हिमायत की गई तो फिर वफाकी हुकूमत क्यों इतना खौफज़दा है और क्यों इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए, उसकी वजूहात क्या थी। यहाँ से आप इस केस के तहकीकात का आगाज़ करेंगे और उसमें सबसे बुनियादी बात उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात का इंदराज था पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में। किसने उनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज की, उसकी वजूहात क्या थी, कौन उनके घर गए, वहाँ पे उनके फैमिली के सामने या उनके फैमिली को धमकियाँ दी गई, कौन उनके घर के सामने गाड़ियों में जाकर वहाँ पे खड़े रहते थे और उनको धमकियाँ दे रहे थे। यहाँ से आप इस केस के तहकीकात का आगाज़ करेंगे। जिन लोगों ने ये काम किया था इब्तिदा वहाँ से करेंगे और उन लोगों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। फिर उसमें आप अगर आगे जाएंगे तो जब वो यूएई गए तो यूएई के अंदर कौन था जिसने यूएई की हुकूमत पे दबाव डाला या उनसे रिक्वेस्ट की और उनके ज़रिए अरशद शरीफ को वहाँ से निकाल दिया। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त यूएई के ऑफिशियल्स उनके पास आए और उनको डिपोर्ट करने के बारे में बता रहे थे, तो उस वक्त अरशद शरीफ ने अपना मोबाइल फ़ोन उसके ज़रिए पाकिस्तान में अपने एक दोस्त को कॉल की और उसी दोस्त ने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी कि वो उन दोनों के बीच क्या डिस्कशन, क्या बातचीत वहाँ पे हो रही थी। इसी वजह से ये एक बुनियादी दूसरा नुक्ता है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि उस बंदे का नाम सामने आ सके कि किसके कहने पे ये सारी चीज़ें यूएई के अंदर की गई थी। तीसरा नुक्ता फिर उसके अंदर कीनिया का है कि कीनिया के अंदर उनकी शहादत हुई। कीनिया के अंदर जब वो गए वहाँ पे उनका जो लोकेशन था उसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। फिर वहाँ पे किस तरह उनको ट्रेस किया गया, फिर किस तरह कीनिया की पुलिस के साथ कौन मिली, कीनिया की पुलिस को पैसा किसने दी या उनसे जिस भी तरीके से ये सारा प्लान वहाँ पे हुआ। तो ये बेसिकली 3 मुल्कों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन होनी है और ये पाकिस्तान का कोई जो सरकारी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल कमीशन है वो ये चीज़ नहीं कर सकता। इसी वजह से सारे हलकों से यही डिमांड आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के
زیر سایہ ایک کمیشن بننا چاہیے جس میں صحافیوں کی انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندگی بھی ہو اور وہ اس کیس کے تحقیقات کرے اور وہ پھر اپنا رپورٹ جاری کرے کہ اس کے اندر کون ملوث تھے اور کیا حقائق تھے۔ یہ شاید ارشد شریف شہید کے والدہ صاحبہ کا جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن میں یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اس کو کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اپنے جاری کردہ بیان سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے شہید ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے، بلکہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنائے جائے تاکہ انکوائری کمیشن پر خاندان اور صحافی برادری کا اعتماد قائم ہو سکے، کیونکہ جس کرب سے شہید ارشد شریف کا خاندان گزر رہا ہے اس میں مزید اضافے کے بجائے انصاف کے مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید ارشد شریف پر ملک بھر میں کئی بغاوت کے مقدمات درج کرائے اور اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی، جس کی وجہ سے شہید کو ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا، وہاں سے بھی ان کو بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ آج وفاقی حکومت نے اپنے 2 ماتحت سرکاری افسران اور ایک ریٹائرڈ جسٹس پر مشتمل کمیشن بنا دیا ہے۔ کیا اس سے کسی بھی قسم کے آزادانہ تحقیقات کی توقع ممکن ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف پوری طور پہ اپنے جاری کردہ بیان کے مطابق کمیشن کے تشکیلی نو کو ممکن بنائے۔ انہوں نے پی ایف یو جے سمیت ملک بھر کے صحافی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ارشد شریف کا خون ناحق کسی بھی صورت رائے گاہ نہ جانے دے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ والدہ شہید ارشد شریف، دیکھیے یہی بات ہے کہ جب جن اداروں نے ان کے خلاف مقدمات درج کیے تھے آپ انہیں اداروں کے ذریعے اس کے تحقیقات کر رہے ہیں، کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ وزارت داخلہ کے انڈر اس قسم کی تحقیقات کریں گے تو اس پہ کوئی بھی بندہ یقین اور اعتماد نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے زیر سایہ جو محکمے ہیں انہوں نے بیسیکلی ان کے خلاف یہ مقدمات درج کی، یہ سارا جو پروسیس ہوا ان کے خلاف وہ چیزیں کی گئی۔ ابھی رانا ثناء اللہ کو یہ رپورٹ پیش ہوگی اور پھر وہ قوم کے سامنے لائیں گے، کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، ان کے ماتحت ڈی جی ایف آئی اے، آئی بی وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو ریزائن دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ان کے فیملی اور ان کو دھمکیاں دی تھی ان اداروں کے سربراہان کو ریزائن دینا پڑے گا، متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے زیر سایہ 3 ممبرز سٹنگ جو جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں ان پہ ایک آزاد کمیشن بنایا جائے اور وہ تحقیقات کرے، تب اس پہ قوم یقین کریں گے۔ ساتھ ساتھ اس کمیشن کے اندر اس میں انٹرنیشنل اداروں یعنی جو صحافیوں کی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں ان کے اور اقوام متحدہ کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ جب ان کا ایک نمائندہ اگر اس کے اندر موجود ہوگا تو یہ ایک 5 رکنی کمیشن بن جائے گا۔ ساتھ اگر آپ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل اداروں کے بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں یو اے ای اور کینیا کے اندر بھی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی اور وہاں پہ اگر اقوام متحدہ کی سپورٹ ہوگی، ان کا کمیشن ہوگا تو ان کے لیے وہاں پہ جانا، وہاں پہ سارے حقائق اکٹھا کرنا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر لوکل پاکستان کی کمیشن ہوگی تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی مشکلات ہوں گے۔ ابھی جو 2 آفیسرز وہاں پہ بھجوائے گئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح وہ آزادانہ تحقیقات کر کے اور حقائق کو کینیا سے نکال کر لے آئیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ خود ایک چیز کے اندر آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے تو پھر آپ کس طرح اس کے تحقیقات کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کی تحقیقات اگر میرے خلاف ایک چیز کے اندر میں ایک آفیشیل ہوں سرکاری اور کسی چیز میں میرے طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے اور پھر میں ہی اس کی تحقیقات کروں گا یا میرے زیر سایہ جو لوگ ہیں وہ کریں گے تو کس طرح اس میں انصاف انشور ہوگا؟ کیونکہ میں تو اپنے آپ کو بچاؤں گا، یہ تو ایک نیچر ہے مطلب دنیا کے اندر۔ تو اسی وجہ سے جب تک ایک آزادانہ کمیشن نہیں بنے گی اسی وقت تک اس قسم کی چیزوں پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا۔
पाकिस्तान के अंदर जो तहकीकात होनी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पे हम कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं या बात करते हैं, तो उसमें चलो फिर ये करे कि उसमें जो जर्नलिस्ट है इमरान रियाज और अरशद शरीफ की जो अहलिया है जवेरिया, वो भी जर्नलिस्ट है, उनको शामिल किया जाए ताकि वो उस कमीशन का हिस्सा हो, उनके सामने सारे तहकीकात की जाए, फिर भी उस पर एतमाद किया जाएगा कि चलो पाकिस्तान के अंदर एक आज़ादाना तहकीकात हुई। लेकिन जब आपके अपने ऑफिसर्स ये तहकीकात करेंगे और फिर वो जज साहब जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि उनको पीसीओ के तहत उन्होंने हलफ लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ केस बन गई जुडिशल कमीशन के अंदर, और फिर उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अगर एक बंदा इस हद तक है कि उनको उनके खिलाफ इल्ज़ामात थे और उसी इल्ज़ामात की बुनियाद पे फिर उन्होंने रिज़ाइन दिया और उनके खिलाफ इतनी बड़ी किस्म की बातें की जा रही हों, तो आप किस तरह एक ऐसा रिटायर्ड जस्टिस वो हक़ाइक़ को सामने लेकर आ सकते हैं। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब इस कमीशन को पूरी तौर पे ख़त्म कर दे, इस पर कोई भी एतमाद नहीं करेगा और एक आज़ादाना खुद मुख्तियार कमीशन बनाया जाए जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल साथियों की तंजीमों की नुमाइंदगी हो और वो इसके तहकीकात तीनों मुल्कों के अंदर करे। इसके अलावा मेरे ख्याल में किसी भी कमीशन पे कोई भी उनकी फैमिली या सहाबी या आवाम जो है वो एतमाद नहीं करेंगे। अभी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज पाँचवां दिन है और वो सिर्फ गुजरांवाला के अंदर घूम रहे हैं, वहाँ से आज निकलेंगे। बहुत बड़ा मार्च है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि उसमें 2000 लोग हैं। देखिए अगर 2000 लोग हैं तो फिर इनके लिए तो बेहतरीन मौका है। 2000 लोगों का मकसद ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, तो पीडीएम की हुकूमत पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करी और विद इन 1 मंथ वो इलेक्शन करे, क्योंकि बड़ा बेहतरीन मौका है उनके पास। जब उनकी लॉन्ग मार्च के अंदर लोग नहीं आ रहे तो इससे एक अच्छा मौका पीडीएम को किधर मिल सकता है। अभी उनके पास ये मौका है, वो इलेक्शन अनाउंस करे और पूरी तौर पे इलेक्शन जाए क्योंकि इमरान खान के पब्लिक सपोर्ट तो ख़त्म हो चुके हैं उनके बकौल। इसी तरह इसके अंदर ये जो नया प्लान उन्होंने जारी किया है कि झेलम तक वो नेक्स्ट इतवार तक पहुंचेंगे, तो इसका मकसद है कि इस्लामाबाद में ये जो लॉन्ग मार्च है ये गालिबन 10-11 नवंबर तक पहुंच जाएगा। ये इस लॉन्ग मार्च की वजह से इमरान खान ने हुकूमत को थका दिया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि चलो 4 नवंबर को आ रही है। अभी 4 नवंबर से अगर बात 11 नवंबर तक पहुंच गई तो इसमें जो हुकूमत की टेंशन है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। इसी तरह उनके जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और जिसके लिए पहले भी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर बताया था कि इसके लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से जो पुलिस और एफसी के एहलकार लेकर गए हैं उसके लिए वजारत दाखिला ने पहले मरकजी वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की थी कि उनको 5 दिनों के लिए जारी कर दिया जाए और वो 5 दिन कब के ख़त्म हो चुके हैं। अभी 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम इसका गुजर हो चुका होगा। और अजीब बात यह है कि उन पेशों के अंदर जो बताया गया था, ट्रिब्यून की एक स्टोरी थी कि उसमें इन पुलिस एहलकारों और एफसी एहलकारों के रिहाइश, इनके खुराक, इनके गाड़ियों का इंतज़ाम के लिए पैसा शामिल था, करोड़ों रुपए इनको दिए गए थे। अभी जो वीडियोस हम देख रहे हैं और मैंने अपने आंखों से फैसल मस्जिद के अंदर देखा था कि जो एफसी के एहलकार हैं उनको वहाँ पे उनके बेसमेंट में ठहराया है, उनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त है इसका कुछ इल्म नहीं। सिंध पुलिस के वीडियो हम देख रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पे लोगों के साथ बैठकर आते जाते हैं, उनको सड़कों के किनारे खेमे लगाकर वहाँ पे ठहरा दिया है, उनको जलील कर दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो पैसा कौमी खजाने से निकल चुके हैं उनको दी गई है, वो पैसा किधर चला गया, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस मार्च के बाद आएगा। और ये इसी हुकूमत में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी और इसकी तहकीकात करेगी तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये होगा कि ये जो करोड़ों रुपए इन लोगों के नाम पे लिए गए हैं ये पैसा किधर खर्च हुआ। अगर इन लोगों के लिए जो रिहाइश का बंदोबस्त है, खुराक का बंदोबस्त है, गाड़ियों का बंदोबस्त है, अगर वो नहीं किया गया तो फिर ये पैसा किसके जेब में चला गया है, ये एक बड़ा स्कैंडल आएगा, ये आप लोग याद रखिए।
इसी तरह लंदन के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बन चुकी है। रोज़ाना इवन पीर के सामने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला चल रहा है और यकीनी तौर पे उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पे उनके लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट कर दी। हर रोज़ आते हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक सीन बना होता है और ये बेसिकली इन लोगों के लिए निशान इबरत हैं। जब भी आप कौम के अंदर अपनी पॉपुलरिटी खो देते हैं, जब आप कौम का जो पैसा है, आप ये इल्ज़ाम लगे कि अपने कौम का पैसा लूट लिया, इसी तरह जब आप कौम के साथ ज़्यादती करते हैं, जब आप कौम के मफादात के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, तो फिर आपका कोई जो भी बंदा हो उनका यही हशर बनेगा और आवाम इसी तरह उनसे नफरत करते रहेंगे। ये इनके लिए अभी एक सबक है और इससे इनको सीखना चाहिए। जो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, मेरे ख्याल में उसको वापस लाकर कौमी ख़जाने में जमा करना चाहिए, क्योंकि वो तो तरदीद कर रहे हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं की। लेकिन जो इनके 85 के बाद 1985 के बाद जब से ये सियासत के अंदर आ गए हैं, तो इनके असासे कहाँ से किधर पहुंच गए, ये सिर्फ कौम के सामने बताया जाए और फिर ये भी बता दे कि इसका पैसा किधर से आया, मामला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो मुश्किलात, टेंशन है, वो भी बढ़ रहा है और ये आप याद रखिए, इमरान खान ने कल इमरान रियाज से इंटरव्यू के अंदर भी कहा कि मैं तो अपना प्लान नहीं बता रहा और उसने वो उस हवाले से वो बात भी नहीं करते, लेकिन जो उनका प्लान है वो बार बार कह रही है कि राना सनाउल्लाह को मौका भी नहीं मिलेगा कि वो पुलिस या शेल्स या कुछ और इस्तेमाल करें। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि उनका जो प्लान है लग रहा है कि बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए, खैबर पुख्तनख्वा से कल असद के सब बता रहे थे कि 2 से 2.5 लाख तो वो लोग हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, जो आएंगे, मतलब जिनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है। ये जो लोग अपने गाड़ियों के जरिए जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, दूसरे तरीकों से जाएंगे, वो इसके अलावा है। तो खैबर पुख्तनख्वा से आप ये समझ ले कि यहाँ से तकरीबन 3-4 लाख तक लोग खैबर पुख्तनख्वा से जा रहे हैं। और पंजाब से कितने आएंगे, क्योंकि पंजाब से इस मरतबा डेफिनेटली उनके साथ लोग आ रहे हैं। तो अगर 3-4 लाख खैबर पुख्तनख्वा से होंगे तो 5-6 लाख डेफिनेटली पंजाब से भी होंगे। इसी तरह कश्मीर से आएंगे, गिलगित से आएंगे, कराची से लोगों और हैदराबाद से लोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अगर ये लॉन्ग मार्च 10 से 12 लाख भी होंगे तो आप मुझे बता दें कि मरकज़ी हुकूमत इसको किस तरह कंट्रोल करेंगी। कंट्रोल नहीं कर सकती, इसी वजह से अब भी उनके पास टाइम है, पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दे और इस टेंशन से नजात पा ले। अगर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत का बरकरार रहना कुछ मुश्किल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।